हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, मूल्यांकन होगा। और ध्यान दें, जो अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से कम जो है 10 नंबर आपके सभी विषयों मिला करके आ जाएंगे। मैं एक विषय इस केवल CDP की बात नहीं कह रहा हूँ, आपके जो चाहे SST हो, चाहे साइंस वाले हों, चाहे 1 to 5 वाले हों, इस टॉपिक से जो है ना वो आपको कम से कम जो है कितने, वो 10 नंबर जरूर आएंगे। तो इसीलिए हम आप लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर मूल्यांकन क्या होता है। एक एक पहले बात करते चलते हैं मूल्यांकन के पहलू पर फिर इसके प्रकार देखेंगे, फिर इसके बारे में और भी बहुत सारे जानकारी हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, मूल्यांकन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले बात कर लें किसके, मूल्यांकन का। तो आखिर मूल्यांकन होता क्या है, पहले इस बात को हमें जानना जरूरी है कि आखिर मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछें तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होगा कि बालकों को जांचना, बालकों के जांचना। जांचने कहने का मतलब क्या, जांचना कहने का मतलब क्या, जांच करना बोले तो उसके बारे में कमियों का पता लगाना या फिर उस कमियों को दूर करना, यही होगा। तो मूल्यांकन का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा, बालकों के बारे में जानना, बालकों के बारे में जानना। हम क्या जानेंगे बालकों के बारे में, तो बालकों में आखिर क्या कमी है, बालकों में आखिर क्या दिक्कत है, समस्या है, उन्हीं के बारे में हम आप लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो ध्यान रखनी है, मूल्यांकन का मतलब होगा क्या, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। ध्यान से सुनिएगा, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए हम बालक में हो रही समस्याएं, बालक में हो रही कमियां, बालक में जो दिक्कत है उन दिक्कत, समस्याओं, कमियों को जानते हैं। इसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से। तो इसीलिए मूल्यांकन एक प्रक्रिया होगी, मूल्यांकन एक क्या होगी, प्रक्रिया होगी जिसके सहारे हम बालक में जो कमी होगी, जो समस्या होगी, उसको क्या करेंगे, जानेंगे। लेकिन आखिर मूल्यांकन से तो डायरेक्ट तो जान नहीं सकते हैं, तो मूल्यांकन के माध्यम से, मूल्यांकन के जरिए हम क्या करते हैं, बालक का लेते हैं परीक्षा। क्या लेते हैं, परीक्षा। और तद उपरांत उस परीक्षा के माध्यम से हम बालक के बारे में जान पाते हैं कि बालक में क्या कमी है, क्या दिक्कत है या क्या समस्या है। अगर मूल्यांकन नहीं होता तो हम बालक के बारे में कमी, बालक की जो दिक्कत है, जो समस्या है, उसको जान नहीं पाता। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र का आकलन कर सकते हैं, हम किसी छात्र के बारे में जान सकते हैं। अगर मूल्यांकन नहीं होता तो क्या यह संभव होता, नहीं होता। मूल्यांकन के माध्यम से हम और क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा छात्र को हो रही किसी विषय में कमियां या किसी विषय में कठिनाई या किस विषय में ज़्यादा उसको रुचि है या किस विषय में ज़्यादा उसको दिलचस्पी है, उन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से जान सकते हैं। ध्यान रहे, मूल्यांकन के माध्यम से हम केवल बालक की कमियों को ही नहीं जानते हैं बल्कि बालक की अच्छाइयों को भी जानते हैं। हमें या आपको पहले पता नहीं था, मान के चलिए हम आप मास्टर नहीं बनेंगे तो हमें या आपको यह बात पता नहीं रहेगा कि बच्चे को क्या चीज़ आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो हम आप क्या करेंगे, बालक का करेंगे मूल्यांकन। और जब मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चलेगी कि बालक को ये पक्ष आ रही है और ये पक्ष नहीं आ रही है, अर्थात इस पक्ष में कमियां हैं और ये पक्ष उसकी क्या है, अच्छा है। तो जो पक्ष में कमियां होगी उस कमियों को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होगा कि बालक के बारे में जानना, बालक के बारे में जानना या बालक के बारे में पता लगाना। लेकिन हम बालक को आखिर पता या जानते कैसे हैं, तो किसके माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से। अब परीक्षा भी कई प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं लिखित, तो एक हो सकते हैं मौखिक, होंगे कि नहीं, तो एक हो सकते हैं प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल वाले एग्जाम। तो मौखिक में क्या होगा, मुंह से प्रश्न पूछ करके उससे जो है जवाब प्राप्त करेंगे, और लिखित में क्या होगा, बालक को प्रश्न देंगे और उससे उसको जवाब मांगे। प्रायोगिक में क्या होगा, उसको बालक को सामने वो चीज़ों को करवा करके देखेंगे और तब बालक के बारे में जानेंगे। तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और यह अपने आप को संपन्न करवाता है किसके माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से। बात क्लियर हो गई क्या?
तो अगर परीक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, और अगर मूल्यांकन अगर हम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है, परीक्षा जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? हम आप लोग कभी कभी बोल चाल में कह देते हैं मूल्यांकन को ही परीक्षा, मूल्यांकन को ही परीक्षा बोल चाल में कह देते, लेकिन दोनों में अंतर है ना, क्योंकि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, लेकिन परीक्षा एक विधि है। परीक्षा एक विधि है जिसके जरिए हम बालक के बारे में जान सकते हैं, जिसके जरिए हम बालक के बारे में जान सकते हैं। अब एक बात को हमें और जानना जरूरी है कि मूल्यांकन और आकलन, मूल्यांकन का ही एक इक्विवेलेंट शब्द होता है आकलन। मूल्यांकन, मूल्यांकन, और एक हमने क्या कहा आपको, आकलन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है जी, आकलन। अब ये आकलन और मूल्यांकन में अंतर को समझिए। देखिए, अगर साधारणतः आपसे पूछें कि क्या मूल्यांकन और आकलन में कोई अंतर है, तो नहीं। जनरली देखा जाए, एक नज़र में देखा जाए तो मूल्यांकन और आकलन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो काम मूल्यांकन का है वही काम आकलन का है। क्या है? तो बालक के बारे में जानना, बालक के बारे में जानना, चाहे वो मूल्यांकन के माध्यम से हो या आकलन के माध्यम से हो, लेकिन हमारा दोनों का उद्देश्य बस एक ही होता है कि बालक के बारे में हम क्या करें, जानें। तो फिर सर, जो दोनों का उद्देश्य जब एक ही है तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर होगी। क्या अंतर होगी? तो ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि मूल्यांकन का मतलब होगा बालक के बारे में जानना, बालक के बारे में जानना, तो वहीं आकलन का भी मतलब होगा बालक के बारे में जानना। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि मूल्यांकन जो होगी ना, वो आपके बालक के बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। क्या किए जाएंगे? बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। अब बड़े पैमाने का अर्थ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका नॉर्मली अर्थ कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो आकलन होते हैं वो क्या होते हैं आपके, तो छोटे पैमाने पर दर्शन किए जाते हैं। कौन पैमाने पर? छोटे पैमाने पर आपके क्या किए जाएंगे, तो आकलन किए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, छोटे पैमाने पर क्या किए जाएंगे, आकलन किए जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि जो मूल्यांकन होगा वो कौन पैमाने पर? बड़े पैमाने पर। कहिएगा सर हजम नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या करें, बड़े या छोटे पैमाने? तो देखिएगा बात, जैसे अभी मान के चलिए कि CDP हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या अभी तक आपने क्या सीखा, क्या जाना, हम आपके बारे में पता कर सकते हैं किसके माध्यम से? परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। तो जब आपको एक चैप्टर का नहीं, हम पूरे चैप्टर के अभी तक जो पढ़ाया उन सभी चीज़ों के बारे में, सभी पक्षों के बारे में हम आपसे जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि आपको कौन सी पक्ष समझ में आया, कौन सा नहीं आया, कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, कहाँ पर अगर आपको थोड़ी त्रुटि कर पा रहे हैं, इन सभी पक्षों के बारे में हम जानना चाहते हैं। एक एक बिंदु को जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो वो कहलाएगी मूल्यांकन, वो कहलाएगी मूल्यांकन। लेकिन आपके किसी एक पक्ष के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपके किसी एक पक्ष के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो कहलाएगा आकलन। तो बड़े पैमाने कहने का तात्पर्य हुआ कि सभी पक्षों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इस पक्ष के बारे में, सभी पक्षों के बारे में, सभी पक्षों के बारे में। लेकिन आकलन का मतलब होगा केवल एक पक्षों के बारे में। सर पक्ष नहीं समझ में आ रहा, आप क्या कह रहे हैं पक्ष पक्ष? तो देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी हम आपको मूल्यांकन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ा लेंगे और आपसे प्रश्न करेंगे कि बताइए मूल्यांकन क्या है, बताइए आकलन क्या है, मूल्यांकन के कितने भेद है बताइए, मूल्यांकन क्यों जरूरी है बताइए, बालक के लिए कौन मूल्यांकन बेहतर होगा बताइए, हम आपसे बहुत सारे प्रश्न किए। मतलब मूल्यांकन के सभी पक्षों के बारे में, मूल्यांकन के सभी आयामों के बारे में हम आपसे जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमें सभी आयाम नहीं, बस आप हम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और पूछ दिया कि बताइए मूल्यांकन क्या है, इसके अलावा हमको और कुछ जानना नहीं है। जैसे अभी पढ़ाने के क्रम में, पढ़ाने के दौरान बीच में किसी से खड़ा कर दिए कि बताइए आकलन क्या है, किसी से खड़ा कर दिए कि बताइए मूल्यांकन क्या है, तो हम आपका क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, यहाँ पर मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल एक पक्षों के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये क्या कहलाएगी? आकलन।
और मूल्यांकन होगी जब बालक के सभी पक्षों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना हो तो क्या होगा, मूल्यांकन। और जब बालक के एक पक्ष में जानकारी इकट्ठा प्राप्त करना हो तो क्या होगा, आकलन। बाकी मुख्य रूप से देखा जाए तो और दोनों कोई इसमें अंतर नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि बालक के जब बड़े पैमाने पर जानकारी इकट्ठा करना हो मूल्यांकन, और छोटे पैमाने पर करना हो तो आकलन। बाकी दोनों का अर्थ है एक ही कि बालक के बारे में जानना, और जानने का उद्देश्य क्या होता है, जान करके बालक की उस समस्याओं को दूर करना। तो चाहे आकलन हो या मूल्यांकन, दोनों का उद्देश्य क्या है, एक ही है। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि बालक के बारे में जानना, बालक के बारे में जानना। तो आप मूल्यांकन बड़े पैमाने पर और आकलन छोटे पैमाने पर। इसका मतलब कह सकते हैं कि मूल्यांकन का ही भाग, मूल्यांकन का ही भाग क्या है, आकलन। मूल्यांकन का ही भाग आकलन होगा कि नहीं होगा। बड़ा का क्या है, मूल्यांकन, और छोटा क्या, आकलन। तो क्या आकलन मूल्यांकन के पास जाएगा कि मूल्यांकन आकलन के पास, आकलन जाएगा मूल्यांकन के पास। अर्थात मूल्यांकन का ही एक भाग है आकलन, मूल्यांकन का ही एक भाग है आकलन। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, एक बात हमें आप बताइए, क्या हम मूल्यांकन यदि किसी बालक का कर रहे हैं तो क्या हम आकलन उसका नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। जैसे मान के चलिए हमने आपका 150 नंबर प्रश्न का टेस्ट लिया, मान के चलिए हमने आपको 150 नंबर का टेस्ट लिया, फुल टेस्ट लिया। अब हम चाहते हैं, अभी फुल टेस्ट लिए तो आपका मूल्यांकन किए कि आकलन किए, मूल्यांकन। लेकिन हम चाहेंगे कि आपको जो है जो चैप्टर नंबर 10 व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता के बारे में आपको समझ है कि नहीं। हम केवल एक ही पक्ष जानना चाहते हैं। तो 150 प्रश्न में जब तक व्यक्तिक भिन्नता का प्रश्न होगा उस प्रश्न को हम ठीक कर लेंगे। आप देखेंगे कि आप कोई, अगर मान के चलिए 5 प्रश्न है तो 5 प्रश्न में देख रहे हैं कि आप कई गलती किए। अगर आप 5 में से 5 लगा लिए मतलब हमको समझ में आ गया कि आपने इस चीजों को समझ लिया। अगर आपने 5 में से 4 गलतियां कर ली हैं तब भी हमको समझ में आ गया कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो हम आपका भी आकलन किए कि मूल्यांकन, आकलन किए कि नहीं किए। इसका मतलब है कि मूल्यांकन यदि हम बालक का कर रहे हैं उस क्रम में, उस दौरान में हम बालक का आकलन भी चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जब आकलन करेंगे तो क्या मूल्यांकन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आकलन अपने आप में एक क्या छोटा अर्थ रखता है, वही मूल्यांकन अपने आप में विस्तृत यानी बड़ा अर्थ रखता है। बात तो समझ में आया कि नहीं। सुबह से गला सूखा था जी, पानी नहीं पिए थे आज। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अब इस आधार पर अभी से सुनिएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। दोनों का उद्देश्य क्या है, एक ही है कि बालक की कमियों को पता लगाना और उस कमियों पर काम करना, यही दोनों का उद्देश्य है। तो अभी से हम आकलन कहें या मूल्यांकन कहें, आप दिमाग में रखिए एक ही बात है। और जनरली आपसे पूछा भी जाएगा कि आकलन की मूल्यांकन तो एक ही बात है, लेकिन पूछेगा कि आकलन का मतलब दूसरा कुछ होता है, मूल्यांकन का मतलब अंतर दोनों में होता है। हाँ होता है, लेकिन नॉर्मली पूछे तो कोई अंतर। आकलन और मूल्यांकन क्या है, एक के है। आकलन और मूल्यांकन। तो अभी से हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वहां पर हम कहीं मूल्यांकन बोल देंगे तो कहीं आकलन बोल देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। बात क्लियर हो गया क्या। चलिए अब हमें एक दो बात के लिए जानना है कि आकलन या मूल्यांकन, आकलन या मूल्यांकन। अब एक ये बात की अलग बात, आकलन कहें या मूल्यांकन कहें कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। तो आकलन या मूल्यांकन, आकलन या मूल्यांकन का उद्देश्य आखिर क्या होता है, क्यों जरूरी है बालक का आकलन करना या मूल्यांकन करना, कोई बताइएगा क्या उद्देश्य है। उद्देश्य यही है, पहला उद्देश्य कि बालक की कमियों को, बालक की कमियों को जानना।
कमियों को जानना और उस कमियों को जानकर उस अनुरूप बालक का उपचार करना, यही है। और क्या है? तो और क्या मूल्यांकन के माध्यम से होगा? तो बालक के सीखने के दौरान कहाँ कमी हो रही है, कहाँ कठिनाई हो रही है, दौरान कहाँ कठिनाई हो रही है, तो बालक के सीखने के दौरान आखिर कहाँ कठिनाई हो रही है, क्या इस चीज को जान सकते हैं कि नहीं मूल्यांकन के द्वारा, कि नहीं जान सकते हैं? अच्छा, मूल्यांकन के द्वारा बालक की असफलताओं का पता लगा सकते हैं। कमियों पर कहीं असफलता, तो बालक की कमियों का पता लगाना या कमियों को जानना या बालक की असफलताओं को जानना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? या सीखने के दौरान कहाँ कठिनाई, जब वो सीख रहा है तब कहाँ कठिनाई है, और हम जान सकते हैं। और क्या मूल्यांकन के माध्यम से? तो मूल्यांकन के माध्यम से बालक का हम चहुमुखी विकास करवा सकते हैं। कहिएगा सर चहुमुखी विकास क्या होता है? चंदन बगल में आपको अगर पूछेगा कि सर चहुमुखी विकास क्या होता है, तो समझिए चहुमुखी विकास का मतलब समझते हैं? सर्वांगीण विकास। क्या होगा? सर्वांगीण विकास। देखिए कहिएगा सर सर्वांगीण विकास कैसे? तो मान के चलिए कि जो चीज आपको नहीं आ रहा है तो मूल्यांकन के माध्यम से हमको पता चल गया। जो चीज आपको नहीं आ रहा है तो मूल्यांकन के माध्यम से पता चल गया। अब जब पता चल गया तो इस चीज को हम आपको क्या करेंगे? दूर ना करेंगे। जब वो चीज को दूर कर देंगे तो आपको चीज आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। जब आपको आ गया तो आप प्रगति किए कि नहीं किए? प्रगति किए। तो क्या हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन बालकों की प्रगति का माध्यम है कि नहीं कह सकते हैं? मूल्यांकन बालक के प्रगति का माध्यम है। मूल्यांकन बालक के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा, क्योंकि आपको पहले नहीं आ रहा था अब आने लगा। आप विकास किए कि नहीं किए? हर क्षेत्र में जो कमी होगा उसको पता करके आपकी कमियों को दूर किया जाएगा। तो आपके अंदर सर्वांगीण विकास होगा कि नहीं होगा बताइए। अच्छा, मूल्यांकन का उद्देश्य तो ये हो गया। और क्या कुछ मूल्यांकन का उद्देश्य हो सकता है? तो जरूर हो सकता है और उद्देश्य। कहिएगा और उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? तो देखिए और उद्देश्य हो सकता है क्या? तो ध्यान दीजिए। इसके अलावा हम उद्देश्य कर सकते हैं मूल्यांकन का कि बालकों को पास फेल करना। पास माने उत्तीर्ण, फेल माने अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हम करना है बउआ को, इसके लिए मूल्यांकन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बगैर मूल्यांकन किए ही पास फेल में डिसाइड कर लेंगे। तो बउआ को पास फेल करने के लिए भी क्या जरूरी है? बालक को ग्रेड बुझते ना, ए ग्रेड बी ग्रेड जो मिलता है स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड में नहीं मिलता है। ए ग्रेड बी ग्रेड देना है तो इसके लिए क्या जरूरी है? मूल्यांकन जरूरी है कि नहीं जरूरी है जी? साथ ही साथ बालक में जो है, बालक की प्रगति को जानने के लिए, बालक में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। और बालक में जो है, बालक में जो भी दिक्कत समस्या है कुल मिलाकर के समझ लीजिए मूल्यांकन का उद्देश्य कि बालक में जो दिक्कत समस्या है उस दिक्कत समस्याओं को पता लगाकर उसको दूर करना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। मुख्य रूप से यही है। बाकी इससे मिलता जुलता बहुत सारे बात आप बोल सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन मेन उद्देश्य कथी है? बालक के कमियों के बारे में जानना और उस कमियों को दूर करना क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। इतने में केकरो दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मूल्यांकन के भेद या मूल्यांकन के प्रकार। तो देखिएगा मूल्यांकन के दो भेद होते हैं। एक भेद का नाम है रचनात्मक मूल्यांकन। देखिए रचनात्मक का दूसरा नाम है जी, रचनात्मक का दूसरा नाम है आपका क्या? तो रचनात्मक का ही दूसरा नाम होगा
संरचनात्मक, संरचनात्मक, संरचनात्मक। या इसी का दूसरा नाम होगा सतत मूल्यांकन। क्या होगा? सतत मूल्यांकन। क्या नाम होगा? सतत मूल्यांकन। या इसी का एक नाम होगा रूपात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। रूपात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक या रूपात्मक मूल्यांकन। सब के का नाम है? एकरे नाम है जी। इस बात को ध्यान रखिएगा, सब इसी का नाम है। तो हमने देखा कि मूल्यांकन के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन? सतत मूल्यांकन और होगा दूसरा व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन और दूसरा व्यापक मूल्यांकन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आते हैं ना, सबसे ज्यादा वो आपके एग्जाम में लिखल रहते हैं सतत। क्या लिखल रहते हैं? सतत। ठीक है, सबसे ज्यादा सतत नाम से आते हैं। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, है ना? तो याद रखिएगा सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। दूसरा जो होगा उसको कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक एक और एक नाम है, इसको कहते हैं संकल्पनात्मक मूल्यांकन। संकल्पनात्मक मूल्यांकन। या इसी को कहते हैं क्या? तो योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक, संकल्पनात्मक और एक हो गए आपके एक मिनट सतत और योगात्मक। हाँ, सतत और योगात्मक, संकल्पनात्मक। इसी को कहेंगे वार्षिक मूल्यांकन। क्या कहेंगे? वार्षिक मूल्यांकन। देखिए, इसके बहुत सारे नाम हैं जी, समझे? बहुत सारे नाम हैं। योगात्मक हो गए, एक और नाम होता है इसका बहुत चर्चित, व्यापक। हाँ, जो बहुत चर्चित नाम है वो है व्यापक। वही मुझे दिमाग से उतर रहा था। हाँ, ये तो हो गई ना। एक जो सबसे चर्चित है वो आपके नाम आते हैं व्यापक मूल्यांकन। क्या आते हैं? व्यापक मूल्यांकन। तो ध्यान रखना एक बात को कि मूल्यांकन के कितने भेद? 2। रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक और योगात्मक, या सतत या योगात्मक या व्यापक, जो कहना है आप कह सकते हैं, जो किसी का यह क्या है? नाम है। अब हम लोग बात करते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, रचनात्मक या सतत मूल्यांकन क्या है। देखिए, नामे में काम है जी सतत मूल्यांकन। सतत का मतलब लगातार, सतत का मतलब लगातार। वैसी मूल्यांकन मूल्यांकन का मतलब तो समझ में आ गया, मतलब बालक के बारे में जानना। तो वैसी मूल्यांकन या आकलन जो बालकों को पढ़ने पढ़ाने के दौरान किया जाता है, पढ़ने पढ़ाने के दौरान किया जाता है, उसी को कहते हैं क्या? सतत मूल्यांकन। पढ़ने पढ़ाने के दौरान समझ में नहीं आई, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आपसे पूछ दिए कि बताइए जो हमने पढ़ाया, जैसे मूल्यांकन पढ़ाया, मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, तो इसको कहेंगे सतत मूल्यांकन। क्या होगा? सतत मूल्यांकन। बात क्लियर है क्या? तो आप ऐसे समझ सकते हैं जो सतत मूल्यांकन होती है ना, वो पढ़ने पढ़ाने के दौरान किया जाता है, अध्ययन अध्यापन के बीच बीच में किया जाता है, अध्ययन अध्यापन के बीच बीच में किया जाता है, जिसके माध्यम से रियल मायने में बालक में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बारे में हम पता लगा पाते हैं। साथ ही साथ बालक में क्या रुचि है, क्या इच्छा है, क्या उसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इन सभी चीजों का जानकारी हम किसके माध्यम से? तो सतत मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। अब देखिए, दोनों में अंतर समझ में आएगी। और एक हमने क्या कहा? योगात्मक मूल्यांकन। एक हमने क्या कहा? योगात्मक। सतत मतलब लगातार, जो पढ़ने पढ़ाने के दौरान। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके बीच में लिए, जैसे या नहीं तो चैप्टर वाइज मूल्यांकन। चैप्टर वाइज समझते हैं। आज आपको हमने चैप्टर खत्म किया, कल आपका क्या कर लिए? मूल्यांकन कर लिए। ये कहलाएगा सतत मूल्यांकन। क्या कहलाएगा? सतत मूल्यांकन।
लेकिन योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, तो यह पढ़ने पढ़ाने के बाद जैसे हम CDP पूरा पढ़ा के खत्म कर दिए, आप तो टेस्ट लेंगे, पकड़ा कहेंगे कौन मूल्यांकन, योगात्मक या व्यापक मूल्यांकन, योगात्मक या व्यापक मूल्यांकन। एक बात बताइए, आप सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में जो आप अंतर अगर देखें तो आपको समझ में आएगा क्या। तो सतत मूल्यांकन कब किया जा रहा है, लगातार, यानी बीच बीच में। सतत मूल्यांकन कब किया जा रहा है, बीच बीच में, या कह सकते हैं कक्षा के दौरान मतलब जब कक्षा चल रहा होता है तब। लेकिन जो व्यापक मूल्यांकन होती है ना, वो होती है कब, तो टॉपिक समाप्ति के बाद, ठीक है, या कक्षा कक्ष के दौरान नहीं, कक्षा कक्ष के बाद। याद रखिएगा, यदि कक्षा के दौरान नहीं, मतलब कक्षा के दौरान कहने का मतलब पढ़ाई के दौरान, है कि नहीं, और ये क्या होती है, पढ़ाई के बाद। इस बात को ध्यान रखिए। और क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सतत मूल्यांकन करने के लिए ना हमें कोई टाइम की जरूरत फिक्स नहीं होती है कि हम सतत मूल्यांकन फलाने तारीख को करेंगे, इतना बज के इतना मिनट तक आपका परीक्षा चलेगी, अतने नंबर का परीक्षा होगा, अतने नंबर लाना जरूरी है। इस सब का कोई मतलब नहीं है। दिन, तारीख, समय, सेकेंड, घंटा, मिनट, कुछ का मतलब नहीं है। फुल मार्क्स का भी मतलब नहीं है, कितने नंबर आएगा, कब आप लाइएगा तब पास करिएगा, क्योंकि सतत मूल्यांकन में बउआ को पास फेल नहीं किया जाता है। सतत मूल्यांकन में बउआ को पास फेल, रियल मायने में सतत मूल्यांकन का उद्देश्य यही है कि बालक में जो कमी है उस कमी को जानना, और बालक में जहाँ दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को ढूंढ के निकालना और दिक्कत को दूर करना। अर्थात बालक के प्रगति के दौरान जो भी दिक्कत समस्या है उनको क्या करना, तो दूर करना। यह किसका उद्देश्य, सतत मूल्यांकन का। अच्छा एक बात बताइए, हम जो आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, यह लेने का हमारा क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि जो नंबर कक्षा में तेज आया तकरा एकदम वाहवाही देंगे, बाकी को कहेंगे बकलोल है, ऐसा नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि आपको में जो कमी है, आपको जो मैंने टेस्ट लिया उसमें जो आपको कमी आया, आपको जहाँ दिक्कत आया उस दिक्कत को, उस कमी को हम समझें। अगर अगले दिन जब दिक्कत कमी को समझ लिए तो अगले दिन हम उस दिक्कत कमी को क्या करें, दूर कर दें। मान के चलिए कि आपको हमने परीक्षा लिया और आप परीक्षा के दौरान हमें पता चला कि आपको सभी प्रश्न सही है, हमें समझ में आ गई क्या कि आपको ये चीज सब आ रही है। अगर जहाँ जहाँ गलती हुआ तो वो भी हमें समझ में आए कि ये चीज आपको नहीं आ रही है, तो अगले दिन हम क्या करेंगे, उस चीजों को आपको सिखाएंगे। और जब हम उस चीज को आपको सिखाएंगे तो आप में प्रगति आगे की ओर होगा कि पीछे की ओर? आगे ही ना होगी, आप में प्रगति होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज हम पढ़ाए, आज कल टेस्ट नहीं लिए, आज टेस्ट नहीं लिए, आपसे नहीं पूछे, एक बार 1 साल के या 6 महीना के बाद पूछेंगे, किताबें आपको याद रहेगा? बताइए, याद नहीं रहेगा, बहुत सारी बात भूलिएगा, कि जहाँ दिक्कत देगा वो पता नहीं। लेकिन 6 महीने या 1 साल के बाद जो परीक्षा लिया है, तो चलिए आपको यादें हैं या कुछ भी है, तो वो परीक्षा के बाद आप में जो कमी होता है वो कमी को दूर किया जाता है? नहीं, आप में बस यही देखा जाता है कि कौन कमी है, अजय कमी है थोड़ा दूर करने का बाद नहीं, आप फेल कर गए तो बस फेल कर गए। साल के अंत में यही ना होता है। लेकिन जो हम कक्षा में लेते हैं, इसका हमारा उद्देश्य क्या है कि उस कमियों को जानना और उस कमियों को दूर करना, है कि नहीं है? तो सतत मूल्यांकन में बुआ को पास फेल नहीं किया जाता है, ग्रेड अंक नहीं दिया जाता है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण मतलब पास फेल नहीं किया जाता है। सतत मूल्यांकन में कोई निश्चित समय नहीं होता है। सतत मूल्यांकन में कोई जो है कितना नंबर का परीक्षा होगा वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन व्यापक मूल्यांकन में ये सब कुछ क्या होता है, फिक्स होता है कि कितना नंबर का एग्जाम होगा, कितना देर होगा, कितना पर पास फेल करिएगा, ये सब क्या होता है, फिक्स होता है। किसके अंतर्गत? व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो बताइए, रियल मायने में बउआ को सिखाने वाले के लिए मूल्यांकन कौन है?
सतत है कि नहीं? क्योंकि व्यापक में बबुआ को सिखाया नहीं जा रहा है। आप गौर करिए तो यही ना हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे पूछेगा सतत मूल्यांकन क्या है, तो कक्षा कक्ष के दौरान, कक्षा कक्ष के दौरान किया गया आकलन सतत मूल्यांकन। आप जब कक्षा कक्ष के अंतिम में किया गया मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन होगा कि नहीं होगा? आपका जो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा वो किस में जाएगा? सतत में जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, 6 माही टेस्ट होगा वो किस में जाएगा? व्यापक में जाएगा। किस में जाएगा? व्यापक में। वार्षिक परीक्षा किस में जाएगा? व्यापक में जाएगा। वार्षिक परीक्षा किस में जाएगा? व्यापक में जाएगा। बात समझ रहे हैं? हम अभी पढ़ा रहे हैं, बीच में पूछ दिए कि बताइए कर मतलब क्या हुआ, तो कौन में जाएगा? सतत में जाएगा, है कि नहीं? तो सतत मूल्यांकन जो है ना, रियल मायने में जो बालक में कमी है, जो दिक्कत है, जो समस्या है, उस पर काम करता है। लेकिन व्यापक मूल्यांकन उस पर काम नहीं करके बालक को पास फेल करता है, बालक को अंक और ग्रेड देता है कि बालक को ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, फर्स्ट डिवीजन हुआ, सेकंड डिवीजन हुआ। ये किस मूल्यांकन के माध्यम से? व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से। बात समझ में आया कि नहीं? हमने क्या कहा? तो हमने कहा कि जो मूल्यांकन सत्र समाप्ति के बाद हो, जो मूल्यांकन सत्र समाप्ति के बाद हो, वह कौन होगा? सत्र मतलब समझने बैच, बैच मान के चलिए इस साल आपका खत्म हो गया, कोई के बाद हो, तो जो सत्र समाप्ति के बाद किया गया आकलन कौन में जाएगा? व्यापक में जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन सत्र के दौरान किया गया आकलन किस में जाएगा? सतत में जाएगा। इतने बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 6 माही जना है, तो 6 माही भले ही आपको बीच में दिख रहा है, लेकिन ये लंबा पीरियड होता है, इसको कहते हैं अर्ध वार्षिक परीक्षा। वहां पर भी आपको बाद में मूल्यांकन करने के बाद प्रश्न नहीं करवाया जाता है कि बाबू तू यहाँ गलती क्यों, यहाँ गलती क्यों, यहाँ गलती क्यों। आपको कॉपी दिखाता है? नहीं। आपको सोचे कह दिया कितने नंबर आया फलाना कुमार फलाना कुमारी, कितने नंबर आया, बस हो गया। यह ना किया जाता है कि क्या यहाँ पर सिखाया जाता है आपको? नहीं। जहाँ पर पर्पस हो सिखाए जाने की, जहाँ पर पर्पस हो आपको बताए समझाने जाने की कि यह कमी है, ये कमी को आप दूर कीजिए, तो समझिए वो किसमें जाएगा? सतत में। अब ये पर्पस नहीं है कि आपकी कमी को पता लगाना, तो किस में जाएगा? किस में जाएगा बताइए? अगर कमी का पर्पस है पता लगाना था, आज को जो बुआ को पास फेल करना है, उतनी करना है ना, एक कक्षा से दूसर कक्षा में ले जाने के लिए बताइए कौन होगा? साल के अंत में ना होता है, तो एक कक्षा से दूसर कक्षा के लिए कौन होगा? अच्छा एक बात बताइए, 6 महीना से जब पहले मूल्यांकन होता है ना, कोई कर उद्देश्य होता है आपको सिखाना। अब देखिएगा 3 माही मूल्यांकन से होता है, स्कूल में मास्टर आएगा, बोर्ड पर 5 में सवाल लिख देगा, कहेगा बाबू बोलो आज आपका टेस्ट है, नहीं करता है। अब आपको इसके बाद आपको जे कमी रहेगा उस कमी को क्या करेगा? बताएगा, तो होगा सफल। वो क्या होगा? सफल। पर एक बात दिमाग में रख लीजिए, अगर पूछेगा 6 महीना या से अंदर वाला होगा तो समझ लीजिए कौन में जाएगा? सतत में। आप समझिए 6 महीना या उसके बाद का बात हो रहा है, किस में जा रहा है? लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि एक कोई बालक को है ना, कोई बालक को जो है सीडीपी पढ़ाया जा रहा है, सीडीपी पढ़ाने के बाद अगले दिन उसका टेस्ट लिया है ना, तो वो अगले दिन होगा से वो पूछेगा कि सप्ताह के अंत में टेस्ट लिया, तो बताइए कौन सतत होगा? और ये अगले दिन होगा से ना होगा, और ये सप्ताह के अंत समझिए व्यापक की तरह ट्रीट कर रहा है कि नहीं? तो इन्हें कहिएगा सर आप तो कह दिए थे कि 6 महीना से अंदर होगा वो जाएगा सतत, क्या ऐसे होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बात समझे? एक को दिमाग में रख लीजिए कि जय एग्जामिनर का मोटिव है कि आपकी कमियों का पता लगा करके उस कमियों पर आपको अगला दिन या अगला दिन उस पर काम करके दूर करना, तो वो किस में जाएगा? सतत में। लेकिन आप गौर करिए, वार्षिक परीक्षा का मोटिव होता है आपकी कमी को जानना। आप चाहे 3rd करिए, आप 1st करिए, जाना ही है अगले क्लास में, है कि नहीं जी? वो ये मूल्यांकन है जिससे पूरा साल में आपने जो सीखा वो चीज आपके दिमाग में है कि नहीं है, केवल उतना जानने के लिए होता है
व्यापक मूल्यांकन। कौन मूल्यांकन? व्यापक मूल्यांकन होगा कि नहीं होगा? तब बताइए वही हिसाब से कौन मूल्यांकन बढ़िया? इसीलिए हम आप लोगों को लिखाए थे कि सतत मूल्यांकन वाला उत्तर होता है, व्यापक मूल्यांकन वाला उत्तर न होता है। काहे कि मुख्य काम तो अपने को किस में है? सतत में। मेन जो उद्देश्य है वो तो सतत में है, व्यापक में उद्देश्य है नहीं। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि बालक को सिखाने के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन की आवश्यकता है, ए नंबर में सतत, बी में योगात्मक, सी में सतत एवं व्यापक दोनों, तो किसको लगाएंगे? सतत एवं व्यापक दोनों। देखिए सतत एवं व्यापक दोनों का ये तो हो ही रहा है, लेकिन ऐ के जरे जरे कहीं वो हो गया तो और निमन न हो गया। लेकिन कह देगा केवल सतत और व्यापक में से चुनो, तो सतत को चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? नहीं समझे बात हम क्या कहें? हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सतत मूल्यांकन है ना, वो बालक के रियल मायने में जो प्रगति हो रहा है उसके बारे में मूल्यांकन किया जा रहा है। लेकिन जो व्यापक है वो बालक की प्रगति को नहीं देखा जा रहा है, तो क्या कर रहा है, कते कर लिया अपना देखा जा रहा है। दोनों बात मतलब नहीं है। प्रगति हो रहा है उसको देखा जा रहा है सतत में, आप प्रगति कर चुका है उसका देखा जा रहा है व्यापक। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात बताइए, मान के चलिए कि कोई जो है विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। कौन आधारित मूल्यांकन? विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित समझते हैं? जो विद्यालय के द्वारा लिया जाता है, जो विद्यालय के द्वारा लिया जाता है, एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन, और एक हो गया बोर्ड आधारित मूल्यांकन। बोर्ड मतलब एजेंसी, कोई बाई एजेंसी के द्वारा लिया गया मूल्यांकन। तो बताइए सतत मूल्यांकन में विद्यालय आधारित वाला जाएगा कि बोर्ड आधारित जाएगा? कहे कि विद्यालय, जब ये मूल्यांकन होगा विद्यालय आधारित में, तो शिक्षक को पता है, उस विद्यालय को पता है कौन बालक में की कमी है, की दिक्कत है, की समस्या, क्योंकि उनको उसकी जानकारी मिलेगा। लेकिन जो कोई बोर्ड आकर के मूल्यांकन करेगा, कोई बोर्ड आकर के मूल्यांकन करेगा, तो क्या इस चीज का ज्ञान होगा विद्यालय के टीचर को? अपने लोग का जो कॉपी होता है सालाना वाला, वो कॉपी स्कूल में चेक होता है? नहीं होता। स्कूल में चेक होता है जी कॉपी? नहीं होता है। कब चेक होता है? पूछा जाता है बोर्ड ऑफिस नहीं। मान के चलिए जो वार्षिक परीक्षा होता है कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल में या सेंटर पर जाता है चेक होने के लिए, वहां से आता है कि फलाना को इतना नंबर, फलाने को इतना नंबर मिला। क्या उस कमी के बारे में बालक को बताया जाता है? और नहीं उस विद्यालय के मास्टर को बताया जाता है, जो उस बालक पर क्या करेगा? ध्यान देगा। तो बताइए विद्यालय आधारित मूल्यांकन बढ़िया कि बोर्ड आधारित मूल्यांकन बढ़िया? तो बोर्ड आधारित मूल्यांकन कौन में जाएगा? बताइए कौन में? और विद्यालय आधारित मूल्यांकन जाएगा कि नहीं जाएगा जी? तो बोर्ड आधारित मूल्यांकन व्यापक, विद्यालय आधारित सतत होगा। अच्छा एक बात बताइए कि बाल केंद्रित मूल्यांकन कौन होगा? सतत होगा कि नहीं होगा? तो क्योंकि बालक के हित में बालक को केंद्र बिंदु मान करके लिया जा रहा है। लेकिन व्यापक में क्या व्यापक बाल केंद्रित मूल्यांकन को दर्शा रहा है? नहीं दर्शा रहा है। बात ही समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि आंतरिक मूल्यांकन सतत की व्यापक? सतत होगा ना। आप बाह्य मूल्यांकन व्यापक होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताइए, सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन दोनों में से कौन मूल्यांकन के माध्यम से यह पता चलेगा कि बालक क्या सीख रहा है, बालक क्या सीख चुके हैं, बालक में यह कठिनाई क्या है, बालक में दिक्कत क्या है? यह किस मूल्यांकन के माध्यम से? सतत मूल्यांकन के माध्यम से। इतनी बात क्लियर हो गया? अब देखिए सतत मूल्यांकन के भी दो भेद, सतत मूल्यांकन के भी दो भेद। एक का नाम है निदानात्मक, एक का नाम है निदानात्मक, और दूसरा का नाम है उपचारात्मक। उपचारात्मक तो देखिए निदानात्मक का मतलब होता है कमियों का पता लगाना, कमियों का पता लगाना। और उपचारात्मक मतलब कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना। कमियों को दूर करना किस में जाएगा? उपचारात्मक में। कमियों का पता लगाना निदानात्मक में। कमियों का दूर करना, कमियों का पता लगाना। तो उपचारात्मक का निदानात्मक सतत का भाग हुआ कि नहीं हुआ?
इतने बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे करते हैं, यहाँ पर वीडियो को तनी रोकिए 1 मिनट, है ना। मैं थोड़ा सा क्या कर लूँ, चाय पी लूँ और फिर जा करके यहीं से प्ले कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं। हमने अभी आपको बता दिया कि क्या होता है सतत मूल्यांकन, क्या होता है योगात्मक मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन के कितने भेद? 2 भेद, निदानात्मक और उपचारात्मक। कमियों का पता लगाना निदानात्मक, अकमियों का दूर करना उपचारात्मक। कमियों का पता लगाना निदानात्मक, अकमियों को दूर करना उपचारात्मक। इतनी बात हो गई क्या? अब हम लोग जितनी बात पढ़े हैं उतना बात को क्या कर लेते हैं, नोट में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, कह रहे हैं कि मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं कि बउआ को कते आ रहा है या नहीं आ रहा है। मूल्यांकन का मतलब केवल नहीं आ रहा है ओकरे की आ रहा है एकरो करते हैं मूल्यांकन। दोनों पक्ष का। मान के चलिए कि आपको हमने टेस्ट लिया, आपको बन गया तो समझ लें हम आपको आ रहा है, आपको नहीं बना तो हम समझ लिए आपको नहीं आ रहा है। तो मूल्यांकन का अर्थ दोनों में होगा। मूल्यांकन के द्वारा एक छात्र की किसी विषय वस्तु में कमियां, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। हमने कहा ना, केवल एक ही पक्ष कमियों को नहीं बल्कि दोनों पक्ष का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। देखिए पुनर्बलन का कार्य कैसे करता है। मान के चलिए हमने आपको टेस्ट लिया, पुनर्बलन का मतलब समझ लीजिए एक तरह से होता है प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रोत्साहन। पुनर्बलन पढ़ाएंगे आगे, अपना चैप्टर है, पुनर्बलन में ही आएगा, पुरस्कार दंड ये सब आएगा, बताएंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि अगर मान के चलिए आपका हम मूल्यांकन लिए और आपका जब हमने मूल्यांकन किया तो आपका नंबर अच्छा आया, आपने प्रश्न बना लिया, आप अंदर से एकदम खुश हो जाएंगे कि वाह हम तो बना लिया। आपके लिए पुनर्बलन का कार्य किया, शिक्षक के लिए भी कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बातों को सब विद्यार्थी समझ गया, उनके लिए भी पुनर्बलन का कार्य हुआ, है कि नहीं। अब अगर दिक्कत हो जाएगा तो उसको समझाया जाएगा, दोबारा सीख लिया जाएगा तो उसके लिए पुनर्बलन का कार्य हो जाएगा। तो मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी मतलब बालक दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। पुनर्बलन चैप्टर अपन पढ़ेंगे आगे। अब आकलन क्या है, हमने आपको ये भी बात बता रखा है अभी कि इसका उद्देश्य बालकों की अभिवृत्ति मतलब इच्छा, क्षमता और ज्ञान का स्तर इत्यादि का मापन करने के लिए होता है। और आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, अर्थात मूल्यांकन का ही भाग आकलन। ये बात पढ़े कि नहीं पढ़े? अच्छा एक बात बताइए, मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य है जी? तो विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक मतलब पढ़ाई लिखाई, शैक्षिक माने पढ़ाई लिखाई उपलब्धि के स्तर का निर्धारण करने के लिए कि बउआ कब तक कोई चीज को सीखा है, इसके लिए क्या जरूरी है? मूल्यांकन जरूरी है। विद्यार्थियों की असफलताओं का कारण पता कर उनका उपचार करने हेतु कि बालक में क्या असफलता मतलब क्या कमी है, उस कमी को पता करिए और पता करके उसका उपचार करिए, मतलब उस कमी को दूर करिए। विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? ग्रेडिंग, वर्गीकरण होगा या प्रोन्नति एक कक्षा से दूसरे कक्षा करने के लिए भी क्या चाहिए? मूल्यांकन चाहिए। शिक्षक की शिक्षण प्रभावशालीता को जानने के लिए देखिए स्वयं शिक्षक को भी, ध्यान से सुनिएगा, स्वयं शिक्षक को भी अपनी द्वारा पढ़ाए गए जो शिक्षण विधि है उसके बारे में जानने के लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। देखिए पढ़ा रहे हैं हम, अब हमारा तरीका सही है कि गलत है तो हमारा मूल्यांकन होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन नहीं, इसमें भी मूल्यांकन क्या कर होगा? आप ही का होगा। हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा अंदाज, हमारा ये सही है कि नहीं, ये भी मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलेगा। मान के चलिए हमने मूल्यांकन चैप्टर आज पढ़ा दिया और हम आपका कल टेस्ट लेंगे। अगर मान के चलिए कि अगर 150 में से मान के चलिए अगर 20 विद्यार्थी मात्र जो है कम नंबर लाया, बाकी 130 विद्यार्थी बेसी नंबर लाया, तो हमें समझ में आ जाए कि हमने जो विधि तरीका से पढ़ाया वो विधि तरीका बढ़िया था। अगर मान के चलिए कि 150 में से 20 को समझ में आया, 130 को नहीं आए, तब समझ में यह भी आ जाएगा कि हमने जो तरीका से पढ़ाया वो तरीका बढ़िया नहीं था। तो क्या शिक्षक की शिक्षण प्रभावशालीता को जानने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आगे देखिए,
बच्चों में डर या तनाव को दूर करने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? मूल्यांकन। कहिएगा सर मूल्यांकन से तो डर और आइए जाता है। तो देखिए यही दुआरे बउआ को डर आता है कहला कि साल के अंत में परीक्षा लिया जाता है, तो अंत में लिया जाता है, हमेशा डर रहता है केना होगा केना होगा केना होगा। लेकिन बउआ को आप पढ़ने पढ़ाने के दौरान इतने मूल्यांकन लीजिए कि बालक को लगे ही नहीं जब मेन मूल्यांकन उसको किया जा रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा। जैसे मैं ही आप लोगों को लगातार 1 महीना टेस्ट लूंगा। अब 1 महीना टेस्ट में कम से कम हम 10 से 12 सीरीज टेस्ट जो है, इस बार संभावना है कि 12 में करवा दूं, 13 करवा दूं, तो 13 अगर टेस्ट सीरीज आपको मैं करवाऊं तो क्या आप 13 को टेस्ट अगर फुल का फुल यहाँ लगाए हैं तो क्या वहां पर आपको वो समस्याएं इतना दिक्कत होगी या समस्या कोई होगी? नहीं होगी। तो यही करें, डर और तनाव को भगाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लाया गया है। आगे देखिए कि बालकों की प्रगति को जानने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं हमको क्या ना पता चलेगा? तबे पता चलेगा जब आपका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। बालकों का चौमुखी विकास के को निरंतर गति प्रदान करने के लिए क्या चाहिए? मूल्यांकन चाहिए। कि आपके चाहते हैं होल डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए हम आपका मूल्यांकन करते रहेंगे, तब ना आपके बारे में जानते रहेंगे और तब तो उस कमी को दूर करते रहेंगे। होगा कि नहीं होगा जी? आगे देखिए, शिक्षण विधियों में परिवर्तन या सुधार करने हैं। तो अभी हमने बताया शिक्षण माने पढ़ाना, अब विधि माने तरीका, यानी पढ़ाने की तरीका में परिवर्तन करना है कि सुधार करना है, यह भी कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन के माध्यम से पता चलेगा। बालकों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण मतलब पास या फेल घोषित करने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चा क्या सीखा है या यह जानने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए भी मूल्यांकन की, उपचारात्मक मतलब कमियों को, तो कमी को दूर करने के लिए पहले कमी को जानना पड़ेगा ना, और जानेंगे कैसे? मूल्यांकन के द्वारा। हम उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्या होगा कि नहीं होगा जी? बीबीआई पॉइंट्स याद रखिएगा। बीबीआई पॉइंट्स क्या? बीबीआई पॉइंट्स कि मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अगर बउआ को कुछ चीज आप सिखा रहे हैं तो उस दौरान मूल्यांकन होना चाहिए। यदि मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, यदि मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब समझिए कि बालक का आप रियल मायने में, सही मायने में आप उसका विकास नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक मूल्यांकन नहीं करिएगा तब तक बालक की कमियों के बारे में आप कैसे जानिएगा? संभव है? नहीं है। इसीलिए कक्षा के दौरान, कोई चैप्टर समाप्ति के दौरान बालक को जो है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तब बालक की कमियों का पता चलेगा, तब बालक में हुए समस्याओं का पता चलेगा और उस हिसाब से हम शिक्षक उस पर क्या करेंगे? काम करेंगे और तब जाकर के बालक के अंदर जो समस्याएं हैं वो क्या होंगे? दूर होंगे। तो इसलिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आगे बात करें तो हमने आपको बताया मूल्यांकन के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक सतत और दूसरा व्यापक। सतत या व्यापक। तो हमने कहा कि सतत का नाम गति है निर्माणात्मक, एक नाम है रचनात्मक, एक नाम है रचनात्मक और इसी का नाम है रूपात्मक। इसी का नाम है रूपात्मक। तो हमने कहा कि यह मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है और इससे बच्चों की अभिवृद्धि, अनुभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है इसका लगातार पता चलता रहता है। हमने एक एक बात अभी समझाया था ना जी। आगे देखिए, तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं ना है। कक्षा के दौरान होगा था सतत, होगा कि नहीं होगा? बोर्ड आधारित होगा था व्यापक, आप विद्यालय आधारित सतत, होगा कि नहीं होगा? चैप्टर वाइज मूल्यांकन। अच्छा, कौन मूल्यांकन में बउआ का समय, तारीख, कितने नंबर पास फेल करेगा सब फिक्स रहेगा? व्यापक में। क्या योगात्मक में सब कुछ फिक्स रहेगा? जब मन तब क्या करेंगे? परीक्षा ले लेंगे। कोई 150 नंबर तो कोई 120 नंबर, कोई 113 नंबर, कुछ ले लेंगे, कोनो मतलब नहीं है कि नहीं? आगे देखिए, योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन या वार्षिक मूल्यांकन या वार्षिक मूल्यांकन, सब एक के नाम है। ठीक है, देखिए समग्र मूल्यांकन हो, इसी को कहेंगे क्या? समग्र मूल्यांकन कहेंगे। समग्र मूल्यांकन। कौन मूल्यांकन? समग्र मूल्यांकन।
तो हमने कहा कि यह मूल्यांकन सत्र समाप्ति के बाद होता है और इससे शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। ये नहीं कि कब तक कर रहा है, कब तक प्राप्त कर लिया है, कितना जान लिया है। बात को समझ रहे हैं? तो बालक विकास क्या कर रहा है, इस सतत की योगात्मक सतत। अब बालक विकास कितना कर लिया है, व्यापक। दोनों में अंतर है। तो बउआ को एक को बात दिमाग में बिठा लीजिए, अगर बउआ का भलाई चाह रहा है मास्टर कौन सेंस में, जब उसके कमी का पता लगा करके, तभी समझिए क्या हो रहा है, सतत। और नहीं तो क्या हो रहा है, व्यापक। पास बिल कर रहा है तो व्यापक, अंक ग्रेड दे रहा है तो व्यापक, फर्स्ट सेकंड मतलब जो श्रेणी में बांट रहा है तो व्यापक है कि नहीं, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में भेजने के लिए व्यापक, सत्र के अंत में व्यापक, पूरा बुक खत्म हो जाने के बाद मूल्यांकन व्यापक। तो व्यापक बढ़िया है कि सतत बढ़िया? कक्षा कक्ष के दौरान सतत, अध्याय के बीच बीच में सतत, पढ़ने पढ़ाने के दौरान सतत, समय तारीख फिक्स नहीं होता सतत, बैठने के स्थान फिक्स नहीं होता सतत। अब बैठने का स्थान फिक्स हो, समय तारीख फिक्स हो, व्यापक। कितने नंबर का परीक्षा होगा पहले से फिक्स हो, व्यापक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे देखिए, फिर हमने बताया आपको यहाँ पर क्या कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर एक थोड़ा सुधार कर लीजिए। ऊपर में इठान लिखिएगा, जगह है आप लोग में, अगर लिखा होगा तो लिखिएगा सतत मूल्यांकन के प्रकार, सतत मूल्यांकन के प्रकार लिखिएगा, सतत मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है। और निदानात्मक है 3 लिखा लेगा, 1 नंबर बनाइएगा, और औपचारात्मक को क्या करिएगा 2 नंबर बनाइएगा। इसको सुधार कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, जल्दी जल्दी। कि सतत मूल्यांकन के प्रकार कितने, 2, निदानात्मक और उपचारात्मक। कमियों का पता लगाना, उस कमी को दूर करना उपचारात्मक होगा कि नहीं होगा? हम आप लोग भी देखिए, जैसे डॉक्टर ले जाते हैं, तो डॉक्टर ले जाते ही पहले डॉक्टर क्या करता है, जांच लिखता है। काहे लिखता है जांच? आपके कमी का पता लगना तब ना दवाई लिखता है, आखिर पहले दवा या तब जांच? पहले जांच या तब दवा। कमियों का पता लगाना और कमियों को दूर करना। जो बच्चे पढ़ने के दौरान असफल होते हैं, उन बच्चों को असफलताओं के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और बच्चों के असफलता के जो कारण है उन्हें दूर करना ही उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है, उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब एक बात हम लोगों को समझ में आया कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन दोनों अपने अपने काम के लिए है। लेकिन यदि बालक के जीवन में अगर सतत और व्यापक दोनों मूल्यांकन अगर प्रभाव डाल रहे हैं, तो क्या उसका विकास और बेहतर होगा कि नहीं होगा? सतत और व्यापक दोनों और बढ़िया होगा कि नहीं होगा? देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, समग्र को कहते हैं व्यापक, समग्र को कहेंगे व्यापक। इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। शॉर्ट में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को CCE। आपके एग्जाम में डायरेक्ट लिखल रहेगा जी, ऐसे नहीं लिखल रहेगा, आपके एग्जाम ऐसे लिखल रहेगा CCE, हिंदी में लिखल रहेगा। अगर मतलब कथी होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का अर्थ होता है पूरे साल मूल्यांकन, अर्थात प्रतिदिन का मूल्यांकन। वही व्यापक का अर्थ होता है हर पक्ष, शैक्षिक एवं सशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन। शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किसमें जा रहा है, व्यापक में जा रहा है। देखिए, सतत में ना बउआ क्या पढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है, लेकिन व्यापक में बउआ क्या पढ़ रहा है, ओकर की केना हाल समाचार है, सबके बारे में जान लिया जाता है व्यापक में, समझे? तो इसीलिए सतत भी जरूरी है तो व्यापक भी जरूरी है, सतत भी जरूरी है तो व्यापक भी जरूरी है। अब हमने आपको एक बात बताया था, हमने एक बात क्या बताया था, अगर ध्यान से सुने, हमने एक बात अभी बताया था कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन और बोर्ड आधारित मूल्यांकन, तो बताइए कौन कौन में जाएगा? तो देखिए ध्यान से, विद्यालय आधारित मूल्यांकन मतलब SBE, स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन। यह मूल्यांकन विद्यालय स्तर के द्वारा किए जाती है।
अच्छा, यह मूल्यांकन बाल केंद्रित होगा कि नहीं? क्या विद्यालय केंद्रित होगा कि नहीं? क्या शिक्षक केंद्रित होगा कि नहीं? सब होगा, काहे कि शिक्षक क्या ले रहा है, अर्थात बहु आयामी होगा, मतलब एक समय में सभी आयामों पर यह ध्यान में रखता है। यह मूल्यांकन विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा कि नहीं करेगा? काहे कि स्कूले द्वारा लिया जा रहा है टेस्ट, तो ये गलती, जो समस्या, जो तकलीफ है, तुरंत पता करके उसका क्या किया जाएगा? समाधान किया जाएगा। यह मूल्यांकन विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। यह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर जो दिक्कत, समस्या, सब पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन? विद्यालय आधारित। इस मूल्यांकन में बच्चों का प्रोग्रेस माने प्रगति, प्रोग्रेस माने प्रगति देखा जाता है। और यह कैसा होगा? आंतरिक होता है। कैसा होता है? आंतरिक होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन के द्वारा बालक में क्या सीख रहे हैं, क्या सीखते हैं, या क्या कठिनाई है, बालक क्या सोचते हैं, बालक क्या महसूस करते हैं, और बालक का क्या रुचि है, और बालक की क्या इच्छा है, इन सभी के बारे में अध्यापकों को जानने का अवसर मिलता है। अब अगर अति अच्छी जानने का अवसर मिलेगा, आप क्या सीख रहे हैं, क्या दिक्कत, क्या समस्या, क्या इच्छा, क्या मन, सब कुछ के बारे में पता चलेगा, तो मास्टर बुआ को बढ़िया से शिक्षा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? कि नहीं दे पाएगा? बढ़िया से शिक्षा देगा। अगर बढ़िया से शिक्षा देगा तो इस सतत मूल्यांकन के अंतर्गत हो रहा है कि नहीं? क्योंकि बुआ के बारे में पता चल रहा है। अब यही अनुसार शिक्षा देगा तो सतत मूल्यांकन में जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नहीं कि बोर्ड विद्यालय आधारित मूल्यांकन भी सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा कि नहीं कह सकते हैं? देखिए, बोर्ड विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है यह डायरेक्ट पारदर्शी होगा कि नहीं? कि आपको बुआ 5 नंबर आया, सर हमारा नंबर कब तक कट गया, तो देखो तो यहाँ नहीं गलती किया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, होगा कि नहीं होगा? तो यही कह रहे हैं, यह मूल्यांकन अधिक पारदर्शी होता है, भविष्यात्मक होता है। मतलब भविष्य में बालक में जो दिक्कत समस्या होगा उसको ध्यान में रखा जाता है पहले ही। शिक्षार्थी, अध्यापकों और माता पिता के बीच संयोजन की अधिक गुंजाइश मुहैया, मतलब अवसर कराने का प्रयास करता है। अब एक बात बताइए, अगर मास्टर हम हैं, अब हम आपका मूल्यांकन नहीं किए, कोई बाहरी एजेंसी आकर मूल्यांकन कर लिया, अब आपके गार्जियन आएंगे कि बताइए मास्टर साहब हमारे बउआ के की केना प्रगति है, हम कब से बताएंगे? संभव होगा? इससे क्या शिक्षक और बालक और अभिभावक के बीच क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए बोर्ड आधारित मूल्यांकन बहुत विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुत जरूरी है। इसका मुख्य लक्ष्य, इसका मतलब किसका? विद्यालय आधारित मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर बढ़ने में सहायता देना। रियल मायने में सतत मूल्यांकन दर्शा रहा है कि नहीं जी? यह मूल्यांकन भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है और उस अनुसार बालक को शिक्षा मुहैया करवाया जाता है। बात क्लियर है क्या? बस 2 मिनट लगेगी और अपना ये हो जाएगी बोर्ड आधारित मूल्यांकन क्या समाप्त। देखिए, बोर्ड आधारित मूल्यांकन क्या है? यह मूल्यांकन बोर्ड के द्वारा किए, यह मूल्यांकन विद्यार्थियों के ज्ञान के केवल शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन करता है। देखिए, बोर्ड विद्यालय आधारित है तो सब कुछ पता है मास्टर को कि बउआ में कमी है, दिक्कत है, समस्या है। मान के चलिए कोई विद्यार्थी बजर से लौट था, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, कोई विद्यार्थी बजर से लौट है, लेकिन वो अगर स्कूल में नंबर ला लिया बहुत है तो मास्टर तुरंत पकड़ लेगा, नहीं तो चोरी करके लाया होगा, नहीं या तो कोनो न कोनो जुगाड़ होगा, तो ये तो पकड़ लिया। लेकिन तैयो अगर बहुत नंबर आया तैयो ओकरा सिखाया जाता है, समझाया जाता है ना, क्योंकि ओकर कमी मास्टर को पता है। लेकिन बोर्ड आधारित मूल्यांकन बाहरी एजेंसी आया ओकरा जो है परीक्षा लिया है ना, वो चोरी करने में तो माहिर है और नंबर बहुत ला लिया, तो सबसे बेसी टॉप के किया ये बुझल बा, तो हिसाब से तेज व्याह हो गया। तो रियल मैंने में मूल्यांकन हो पा रहा है बोर्ड आधारित? वास्तविक मूल्यांकन बोर्ड आधारित मूल्यांकन। अच्छा, मान के चलिए कि आज जे क्लास नहीं आया है, इत्तेफाक से 15 नंबर आज मूल्यांकन चैप्टर से है ना, आज ये व्यक्ति क्लास नहीं आ रहा था, आप में से बहुत कईयों नहीं आ रहे थे, आज ये क्लास आए हैं,
आपको मूल्यांकन तो समझ में आ गया। अब 15 का 15 आप लगा के आइएगा तो आप पास कर जाइएगा, जबकि कहियो नहीं क्लास आए तो आइए तो आए, आज सब दिन क्लास आ रहा था, केवल आइए नहीं आएगा, कल फिर आएगा, अब पूरा साल आएगा, वो विद्यार्थी फेल करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जो अगर विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता तो उनको ये बात पता होता है कि नहीं, ये व्यक्ति सब दिन आते हैं, ये बालक सब दिन आते हैं, बस उस दिन नहीं आया था, अजय कारण से ये फेल किया गया। इसीलिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या है, जरूरी है। तो बोर्ड आधारित मूल्यांकन केवल पढ़ाई के पक्षों का ही क्या करता है, मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन में बच्चों को मार्क्स दिया जाता है और यह बाह्य होती है। इस मूल्यांकन में केवल सीमित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे विद्यार्थी की परख अच्छी तरह नहीं हो पाती है। तो किसके बारे में हमने जाना, तो बोर्ड आधारित मूल्यांकन में। अच्छा एक बात बताइए हमको, सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों अगर साथ में मिला दिया जाए तो बालक का विकास बढ़िया होगा कि खराब होगा, एकदम झकास होगा विकास। तो देखिए क्या कर रहा है, यह मूल्यांकन एक स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था है, क्योंकि बोर्ड आधारित मतलब साल के अंत में भी बीच बीच के दौरान, कक्षा कक्ष के दौरान दोनों मूल्यांकन होता है कि नहीं, सतत और व्यापक। यह मूल्यांकन एक स्कूल आधारित मूल्यांकन होगा, ताकि हम सतत और व्यापक दोनों की बात कर रहे हैं। इस मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का चौमुखी विकास होगा। यह मूल्यांकन बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखेगा, एकदम रखेगा। यह मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, एकदम है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण पद्धतियों में सुधार होगा, बिल्कुल होगा, क्या कि दोनों है ना, ऐसे बचेगा जे ऐसे, ऐसे बचेगा ऐसे। इस मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की समस्याओं का हल होगा। इस मूल्यांकन के द्वारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। हाँ, अध्ययन माने पढ़ना, अध्यापन माने पढ़ाना, तो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इस मूल्यांकन से अध्यापन माने पढ़ाना, अध्यापन माने पढ़ाना और अधिगम माने सीखना प्रक्रिया को छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाया जाता है, क्योंकि छात्र केंद्रित मतलब बाल केंद्रित। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बाल केंद्रित मूल्यांकन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियां। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने के बहुत विधि हो सकते हैं। हम निरीक्षण किए मतलब आपका जांच पड़ताल किए, प्रश्न के माध्यम से किए, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू, आपको बैठा लिया, हम आपको प्रश्न कर रहे हैं। इसके अलावा जांच सूची के माध्यम से होगा, या विवरण मतलब कोई आपको दे देंगे बढ़िया से विस्तार पूर्वक और उसको कहेंगे आराम से उसको अपील करिए, भरिए। तो अलग अलग तरीकाओं से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जांच किया जा सकता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पता लगाने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि कई तरीकाएं होती है। तो इसके आधार पर हमारा ये जो सतत एवं मूल्यांकन हुआ ये टॉपिक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक टॉपिक इसका केवल रह गया है कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम के समान आकलन क्या होता है, यह हमारी कल की क्लास होगी। और ब्लूम टैक्सोनॉमी हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। और इस हिसाब से जो है अपना यह क्या हो जाता है, तो यह मूल्यांकन टॉपिक समाप्त हो जाता है। बढ़िया से समझ में नहीं आया होगा, एक बार जाके वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीडी करके बना हो, ठीक है। बंद कर दीजिएगा।